मतदान की अपील तो हो ही रही है, लेकिन मतदान प्रतिशत जो आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अब तक 20% वोटिंग हो चुकी है। भदोही में 22.24%, क्योंकि 11 बजे भी एक वोट आप जानते हैं कि 2-2 घंटे के गैप पर आता है, तो 9 बजे आया, अब 11 बजे। उसके बाद मिर्जापुर में जो है 23.41% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 20.05% और मऊ में सिर्फ 10% वोटिंग हुई है। नीलू, तो कई जगह पर ऐसा है कि जहां पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कई जगह पर मतदान प्रतिशत अभी 11 बजने के बाद भी काफी कम रहा है। आजमगढ़ में 20.09% वोटिंग हुई है। तो ये तमाम जगहों के वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वोटिंग हो रही है। तो भदोही में 22.24% वोटिंग, मिर्जापुर में अब तक 23.41% वोटिंग, गाजीपुर में अब तक 20.05%। मतदान में अब तक मऊ की बात की जाए तो यहाँ पर 24%। अब ये जानकारी आई है कि 24% वोटिंग हुई है, तो ये इसे हम थोड़ा दुरुस्त कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए। तो यानी कि 20% से ज्यादा ही है अभी, अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि संभावना है कि और ये बढ़े। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है जीनत, वैसे वैसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ता चला जाता है। हालांकि इस बार हमने देखा कि बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत किसी भी चरण का नहीं रहा है। ठीक, तो लगातार जो है मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि नीलू ने एक सवाल भी किया था अनिला सिंह से। अनिला जी, उस सवाल के साथ एक और सवाल ये है कि 7वें चरण पर ही पहले मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। पिछली बार 7वें चरण में बीजेपी की 29 सीटें आई थी 54 में से, और अलायंस की कुछ सीटें थी। इस बार कहां पर देख रहे हैं आप अपने आप को? माना जा रहा है कि बहुत ही टफ फाइट है इस बार। उस बार तो लहर थी, इस बार तो मुकाबला कहा जा रहा है कि बराबरी का है। नहीं, इस बार जो है पहले से बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि इस बार लोग जो हैं उनके दिमाग में, मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है कि वो इस प्रकार की सत्ता नहीं चाहते हैं जो मऊ और गऊ की बात करें। वो इस प्रकार की सत्ता नहीं चाहते हैं जिनके नेता मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि अखिलेश भैया से बात हो गई है और चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो 6 महीने तक पुलिस का, प्रशासनिक या कोई भी सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होंगे, उनसे हिसाब लिया जाएगा। तो वो गलत भी नहीं है जब अखिलेश यादव खुद ही मंच पर खड़े होकर पुलिस को कहते हैं, ए पुलिस पुलिस, डांटते हुए खुद बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा राजा वैसी ही प्रजा, जैसे कहावत है, तो वैसे इनका पूरा राजनीतिक दल रहेगा। जो सोच इनकी है अखिलेश यादव की, तुष्टिकरण की राजनीति को जो तिलांजलि दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी, तो अब और मजबूती से देंगे। तो जो लोग इस आशा में जवाब देना चाह रहे हैं जोशी जी। जोशी जी, भुवन जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और अनिला सिंह जी हमारी जो साथी प्रवक्ता है, और इनके योगी जी पुलिस को डॉक्टर कहते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी में ये सिखाया जाता है, पुलिस को डॉक्टर को, पुलिस मत को। क्या कहेंगे पुलिस को? बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताइए क्या कहेंगे पुलिस को? पुलिस नहीं कहा जाए तो क्या डॉक्टर कहा जाएगा? ये किस तरह की बात, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? अनिला जी कह रहे हैं पुलिस को पुलिस ना कहे तो क्या कहें? नहीं, बिल्कुल पुलिस को पुलिस ही कहिए, पर कहने का लहजा होता है। ठीक है, अखिलेश यादव जी आपके दल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। अगर मैं उनको अखिलेश यादव जी भी बोल रही हूँ, इज्जत दे रही हूँ, सम्मान दे रही हूँ ना। अगर मैं बोले ये अखिलेश, तो मेरे टोन में क्या होगा? अपमान होगा ना। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से वो पुलिस को बोल रहे हैं। ठीक है भुवन जी, जिस तरह का आरोप एसपी पे लगातार लगता रहा, कानून व्यवस्था कहा जाता है कि एसपी के काल में हमेशा से खराब रही है, और इसी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी लेकर आई। यहां तक कहा गया, इस खासतौर पर ये 7वें चरण की बात की जाए तो लगातार सीएम योगी ने कहा कि विकास भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। कानून व्यवस्था देखी है हमने 2017 से 22 के इनके कार्यकाल में। देखा है जब 700 किसानों की हत्या इनके शासन में हो जाती है, फर्जी मुकदमे ये किसानों पर लगा देते हैं, और इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा बुलडोजर संभालने का काम करता है किसानों पे। इनकी कानून व्यवस्था की बात मैं बताता हूँ आपको। व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है गोरखपुर में, वो हमने देखा हुआ है। और इनके यहाँ हमने देखा है, इनके जो विधायक और सांसद है वो बलात्कार करते हैं मातृशक्ति का, वो भी हमने देखा है। इनके चाहे सहगल जी हो, चाहे चिन्मयानंद जी हो, वो पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। ये किस तरह की कानून की और कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, क्योंकि एक 25,000 का इनामी बदमाश क्रिकेट खेलते हुए योगी सरकार में देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। ये हर मोर्चे पे फेल हो चुके हैं। 10 तारीख को आप बैठाइएगा चैनल में, और आप भी बैठिएगा, मैं भी आ रहा हूँ, और आप देखेंगे कि उस दिन इनका सूर्यास्त हो चुका है। ठीक है, आपकी बात का जवाब लेंगे। अनिला जी, आप जवाब तैयार रखिएगा। एक बार मनोज रघुवंशी जी को शामिल कर लेते हैं।
मनोज जी, 7वें चरण में बेशक से बुलडोजर की भी बातें हुई, लेकिन हम मुद्दों की भी बात करते हैं। और यहाँ पर जो सीमांत किसान हैं, रोजगार, बुनकर, हम निषाद समाज के लोगों की समस्याएं देखें, राजभर समाज के लोगों की समस्याएं देखें, या फिर मैं सीधा दलित और ओबीसी समाज का जिक्र कर देती हूँ। आपको लगता है कि किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है, कोई नाराजगी है, या फिर राशन जो दिया गया है सरकार की तरफ से वो काफी कुछ बेहतर कर रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो कुछ हद तक तो है ही है, वो तो जाहिर है। जब वोट परसेंटेज गिरी है तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है। मतलब किसका वोट परसेंटेज गिरा है वो बिल्कुल, उसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि बीजेपी का गिरा है, क्योंकि चिंता भी केवल बीजेपी, अब तो बीजेपी के और टॉप लीडर्स ने करा, मतलब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, मतलब अभी तक तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि आप लोग आइए वोट दीजिए वगैरह वगैरह, तो अब तो सभी लीडर्स ने, टॉप लीडर्स ने बोल दिया। तो चिंता बीजेपी की है, ये बिल्कुल साफ है। वोट परसेंटेज गिरा है 6 चरणों में, ये बिल्कुल साफ है। आज भी पिकअप नहीं किया है 7वें चरण में, ये भी बिल्कुल साफ है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो एक हद तक तो बिल्कुल मतलब साफ है ही है, कोई डाउट नहीं है मेरे मन में। अब आपका सवाल ये है कि कौन कौन कितना कितना किस किस कारण से परेशान है। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं। किसी की महंगाई तो खैर बहुत बड़ी परेशानी सभी के लिए है, मतलब मध्यम वर्ग के लिए भी है, ऐसा नहीं कि केवल गरीब आदमी के लिए है। कड़वा तेल 3 गुना महंगा हो गया, आटा दाल चावल सब्जी सब महंगी हो गई, तो महंगाई तो सभी के लिए है। और आमदनी बढ़ी तो है नहीं, बल्कि रोज़गार घटा, मतलब जो नोटबंदी के समय से और जीएसटी की वजह और बाद में कोरोना की वजह से जो रोज़गार घटा, जो लोग गांव से शहर आए थे वापस गांव चले गए, वहाँ तो पहले ही नौकरी नहीं थी या पहले ही रोज़गार नहीं था, तभी तो शहर आए थे, तो अब वो बेरोज़गार भी हो गए, साथ में महंगाई भी हो गई, साथ में कोरोना भी हो गया। तो मतलब वो काफी सारे लोग कई सारी पीड़ाओं से वो किसान अलग। बिल्कुल अनिला जी, जिस तरह से मनोज सर कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, वोटिंग परसेंट कम हुआ है, और जहां तक महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, कहा यह जा रहा है, और जो विपक्ष लगातार आरोप यही लगा रहा है कि ये सारे मुद्दे तो थे ही नहीं। बात राष्ट्रवाद की हो रही थी, बुलडोजर की हो रही थी, लेकिन महंगाई पे, शिक्षा पे, इन सब की तो बात ही नहीं हुई। वैसे तो मैंने तो ये सुना था कि जब वोट परसेंटेज पहले से ज्यादा नहीं होता तो उसका मतलब जनता जो है वो सत्ता को नहीं बदलना चाहती। तो और ये सच्चाई भी है, उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता को बिल्कुल नहीं बदलना चाहती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये वो सरकार है जिसने आस्था को भी सम्मान दिया। लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अनिला जी, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी जरूर देना चाहूंगी। आपके पास झारखंड एग्जाम्पल है, आपके पास राजस्थान एग्जाम्पल है, आप उसका एनालिसिस करेंगी, 1, 2, 3% भी वोट अगर घटे हैं तो वहां पर सत्ता से बाहर हुई है बीजेपी। आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको जवाब देना। मैं झारखंड का उदाहरण अपने उत्तर प्रदेश में लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है किसी और प्रदेश। आपने वोट परसेंटेज, आपने एक जनरल बात की, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है और ये बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया है, परंतु उत्तर प्रदेश का उदाहरण देंगी तो बेहतर होगा। मैं अपने प्रदेश की बात करूंगी, मैं उत्तर प्रदेश की बात घटने की बात हुई थी अनिला जी, मुझे मौका देंगी, मैं बात प्लीज आप बात कीजिए जी। यहाँ पर आज के फेज में लोग क्यों नहीं वोट करेंगे? लोग वोट करेंगे काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बनाया है, जो सम्मान दिया है हमने अपनी आस्था का, क्या उसके लिए वोट नहीं मिलेगा? विंध्य धाम का जो हमने पूरा स्वरूप बदल दिया है, क्या उसके लिए वोट नहीं दिया जाएगा? रिंग रोड का जो पूरा जाल बिछा दिया है, बाबतपुर एयरपोर्ट से वाराणसी तक का जाल देख लीजिए, जो आपने देखा है कि हाईवे जो है बिल्कुल चमका दिया गया है। वाराणसी लखनऊ का जो 4 लेन का हाईवे बन गया, उस पे काम हो रहा है। वाराणसी गाजीपुर का जो 4 लेन का हाईवे है, वाराणसी जो अनिला जी, लेकिन ये सारी चीजें उसमें हर बार एसपी यही कहती है कि हमारे समय में नींव पड़ी और फीता ये काटा जा रहा है। खैर, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी रामगोपाल के पास चल देते हैं जरा मऊ का हालचाल लेने के लिए। रामगोपाल, वहां पर किस तरह से मतदान हो रहा है और क्या तस्वीरें वहां से दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मऊ में इस वक्त गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और 24% से अधिक 11 बजे तक का मतदान हो चुका है। और तस्वीरों में देखिए, जिस मतदान केंद्र पे मैं खड़ा हूं वहां पे मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है और यहां पे जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और जितना ज़्यादा मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, और साथ ही साथ ये 7वें चरण का चुनाव है, पूर्वांचल के क्षेत्र का चुनाव है। पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास हो, उसके लिए एक एक वोट जनता डाले। आपने इतना लंबा चुनाव देखा,
अब बिल्कुल लास्ट उसमें आ रहे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं और अब आप किस उम्मीद तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप 3 दिन बाद रिजल्ट की है? उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों का चुनाव समझ करके लड़ा। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते थे उन्हें रोजगार, नौकरी मिले, 5 साल तक इंतज़ार करते रहे। किसानों को लगा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई, पुरानी सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज जब किसान अपने आप को देखता है तो खाद नहीं मिल रही है, डीएपी गायब थी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू उनका सड़ गया, कोल्ड स्टोर को सपोर्ट नहीं दिया, सरसों का तेल महंगा हो गया, सरसों की कीमत नहीं दी। तो ये तमाम सवाल जो किसानों के और नौजवानों के और व्यापारियों के थे, उन सवालों पर, बुनियादी सवालों पर चुनाव हुआ है। मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही मतदान किया है। सर, एक चुनाव में 7 मार्च आज हो गया, जो प्रचार का दौर चला है, जो लोग कह रहे थे कि इससे पहले कि अक्टूबर तक कि समाजवादी एग्जिस्टेंट में नहीं, लेकिन आप जैसी नवंबर में आए, जो रैलियों का दौर शुरू हुआ, रथ यात्रा हुई, तो वो चुनाव एक बाइपोलर की तरफ बढ़ गया। किस तरह से देखते हैं, कितनी रैली और कितना है और ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे चुनाव में? मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा जो जन समर्थन हर कार्यक्रम में मिला, और इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाए थे। उन ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बुला करके ट्रेनिंग दी गई थी, और कई बार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने जिम्मेदारी निभाई और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की बातों को बताया। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस रहा हो, जो समाजवादी सरकार में जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, एम्बुलेंस की जो सर्विसेज थी, डायल 100 में जो खामियां नज़र आईं, शिक्षा 3 साल की चौपट हो गई, फौज में भर्ती नहीं हुई, और जिस तरीके से नौकरियों को जो परीक्षाएं हुई, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा रद्द होती गई, पेपर आउट हुए, सरकार जानबूझ करके रोज़गार नौकरी नहीं देना चाहती थी, और नौजवान जिस तरीके से अपमानित हुआ, समय समय पर यहाँ मांग लेकर के लखनऊ आए, वो अपमानित होकर के गया, उसके साथ व्यवहार खराब हो। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। उन्होंने जो जनता की मदद करनी चाहिए थी कोरोना में और लॉकडाउन में, वो भी जनता ने देखा कि किस तरह मजदूर भाई पैदल पैदल चले गए और उनकी कोई मदद नहीं हुई। कोरोना में जिस बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, दवाई के लिए भागते रहे, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागे, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जो सरकार की नाकामी दिखाते हैं। और फिर डबल इंजन की सरकार जिन्होंने बोला हो, तो इसलिए जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की झूठ की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं आपका भी है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं 10 मार्च को? समाजवादी पार्टी का पहले ही दिन से टारगेट ये था कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें कैसे जीती जाए, और जब टारगेट इतना बड़ा था तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की। मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उस गठबंधन के सहयोगी दलों को समर्थन मिला, चाहे वो आरएलडी का गठबंधन रहा हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी का हो, संजय चौहान को साथ लाए, महान दल को साथ लाए, अपना दल कमेरा रहा, या अन्य दलों को जो साथ लाने का काम हुआ उसको समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि जो टारगेट था 400 का, उसके लिए मेहनत हुई है, तो कम से कम 300 सीटें तो गठबंधन जीतने जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि बड़ा डिसाइसिव, आपके हिसाब से इतने बड़े पूरे चुनाव में कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपको लगा वाकई बहुत डिसाइसिव होगा और आपके लिए वो आपके पक्ष में जाएगा? बीजेपी के लोगों ने जो नौजवानों को धोखा दिया और किसान को धोखा दिया, ये 2 चीज़ें निकल कर के आईं कि किसान जान गया कि काले कानून से उनकी ज़मीन छिन जाती, एमएसपी नहीं सरकार दे पाई, बिजली महंगी कर दी, खाद समय पर नहीं दे पाए, डीएपी समय पर नहीं, तो क्या तैयारी थी किसान के लिए, और वो भी डबल इंजन की सरकार जिसने मंडी के लिए कहा हो 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सब मंडियां बर्बाद हो गई। जो लोग कह रहे थे कि बेसिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा पूरी चौपट हो गई, शिक्षकों की कमी है, स्कूलों को चला नहीं पाए ये लोग, ये तमाम दिखाई दिए हैं। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए कि इन्वेस्टमेंट आएगा, 4 लाख करोड़ के MOU हुए, उसके बाद डिफेंस एक्सपो को लेकर के काम कहा गया कि मिसाइल्स बनेंगी यहाँ पर, बम्स बनेंगे यहाँ पर, लेकिन जब आप ज़मीन पर देखते हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो तमाम बम वाली बातें, मिसाइल वाली बातें केवल बातें रह गई।
सर, इस चुनाव में एक जो देखा गया है कि जो भाषा का स्तर है वो काफी गिरा, जो इससे पहले के चुनाव में नहीं रहा। आपने भी अपनी जितनी स्पीचेस कहीं आपने इस बात को एक इशू बनाया कि जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इस पूरे चुनाव में गिरा हुआ देखा गया। बीजेपी ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए है, यूक्रेन में जो बच्चे फंसे रहे, बच्चों की जो मदद होनी चाहिए थी, भारतीय जितने परिवार थे उनकी जो मदद होनी चाहिए वो नाकाम रही। और जो सरकार का फैसला भी था कि हमें हमेशा जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जो भारत सरकार है न जाने कौन सी ताकत की बात करती थी। ये लोग वो कहते थे कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन डंका बजाने वालों ने कितना बड़ा धोखा दिया कि उनके जो भारतीय फंसे थे उन्हें नहीं निकाल पाए। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए गंगा मिशन नाम दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि बनारस में चुनाव है, गंगा मिर्ज़ापुर में है और बनारस से लेकर के जिस इलाके से गंगा जा रही है माँ, इसलिए उन्होंने गंगा मिशन रखा। गंगा मिशन अगर यूक्रेन से लोगों को वापस लाती तो मैं मानता ना कि ये डंके वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने बताओ दुनिया में देशों ने अपने लोगों को बचा लिया। कितनी नाकामी दुनिया ने देखी कि हम अपने परिवार के लोगों को बचा नहीं पाए, या वो अभी भी फंसे बैठे हैं वहाँ पर। चुनाव में एक चीज़ और देखी गई, रैली हो मायावती की, प्रियंका गांधी की, इवन असदुद्दीन ओवैसी की, भीड़ जो रही है वो सारी उसमें देखी गई है। तो कहा जा रहा है, आप किस तरह से देखें, क्या भीड़ एक पैमाना है? भीड़ को माना गया कि इसको मतलब हम क्या कहें, क्या भीड़ को डिसाइसिव फैक्टर माना जा रहा है, के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है? नहीं, देखिए जो जन समर्थन मिला है, लोग लोकतंत्र में नेता को देखने और सुनने आते हैं और बाद में वो फैसला लेते हैं। मुझे लगता है कि कई जगह लोग देखने आए हैं, वोट नहीं मिलेगा, सुनने आए हैं, उन्हें भी वोट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कि कई बार दूसरे हिस्से में जहाँ हजारों की भीड़ होती थी वहाँ पर कई दलों को 500-200 वोट मिले। तो मैं समझता हूँ भीड़ आने की बात अलग है, लेकिन जब जनता अपने मुद्दों पर फैसला लेती है तो उन्होंने देखा है कि समाजवादियों ने किस तरीके से विकास की और उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी भी नेता ने मुझसे नहीं मांगा था, क्योंकि नेताजी चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं। गाजीपुर एक पुराना हमारा हिस्सा रहा है समाजवादियों का, मऊ जैसा क्षेत्र है, या बलिया समाजवादियों का क्षेत्र। उस समय सरकार में पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया गया। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। अगर ये 20 किलोमीटर और बना देते तो शायद हाजीपुर गाजीपुर से जुड़ जाता, रोड एक बन रही है, आगे पटना के लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन पिछली सरकार ने जितना समाजवादियों ने काम किया था उतना ही किया। और फिर उस हाईवे के दुर्दशा ये है कि राइडिंग क्वालिटी बेकार है, जो वाइडनिंग होनी चाहिए थी वो वाइडनिंग उतनी नहीं है। मीडियन इन्होंने खा लिया केवल इसलिए कि झूठा प्रचार करने के लिए, दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए इसलिए किया। मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में पूर्वांचल की जनता को अभूतपूर्व विकास से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और उन्हें भरोसा भी है इस बात का कि समाजवादी लोग आते हैं तो विकास होता है। कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के यहाँ, लेकिन जब वो आकलन करेंगे, कोई कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, घोर परिवारवादी शब्द इस्तेमाल हुआ लेकिन वो अपने परिवार को भूल गए। उनके दल में कितने बड़े परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं, वो अपना भूल गए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। एक और बात रही है, जो डीबीटी के थ्रू पैसा दिया वो एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। महिलाएं बड़ा साइलेंट वोटर हैं जो उनको वोट कर रही हैं, क्योंकि बड़ा माताओं बहनों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हो या मिशन शक्ति चला है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी रैली में हमने यूथ बहुत स्पॉन्टेनियसली आपके साथ आ रहा था या आपको सुनने आ? बीजेपी के लोगों ने जब सबको परेशान कर दिया, हर परिवार में लोग दुखी हो गए, दवाई के लिए तरस गए, तब जाकर के ये भोजन दिलाया। कौन भूल जाएगा कि लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे? कौन भूल जाएगा कि 90 मजदूर मरे थे उत्तर प्रदेश में? सरकार ने क्यों मदद नहीं की उन 90 परिवारों की? समाजवादियों ने हर परिवार की मदद की। बीजेपी वाले बताएं कि एक गर्भवती माँ जो महाराष्ट्र से चली थी, ललितपुर में उसको बेटी पैदा हुई, किसी ने मदद नहीं की। 3 घंटे के आराम के बाद वो फिर अपने घर गाँव पैदल पैदल चली गई। मैं जानना चाहता हूँ ये सरकार कहाँ थी उस समय? एक बच्चा लॉकडाउन जो पैदा हो गया बॉर्डर पे, वो अपने घर नहीं पहुंच पाया,
क्योंकि दोनों तरफ लॉकडाउन था, नेपाल और भारत में। तो सरकार उस समय कहाँ थी? सरकार ने धोखा दिया। ये केवल राशन इसलिए बांट रहे हैं कि इन्हें वोट चाहिए, और फिर ये राशन भी तो जनता के पैसे का है। ये जो नमक की बात कर रहे हैं कि वोट अगर इनको नहीं दोगे तो नमक हरामी है। जो लोग नमक पे वोट मांग रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये जनता के पैसे का ही नमक खरीदा गया है, तो जनता क्या उनसे पूछेगी? इसलिए बीजेपी को ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर नमक दिया है, वोट नहीं दोगे तो आप नमक के साथ धोखा कर रहे हो। असली ये है कि गरीब जनता के साथ गरीब का ही पैसे को ये गरीबों को बांट रहे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल और धोखा देने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव, आप अकेले उधर से पूरा केंद्र सरकार थी, प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा पूरा मंत्रिमंडल था। हमने अखिलेश यादव जी को इससे पहले भी कई बार देखा, लेकिन आपको अकेले देखा। अब आपको कितना देखते हैं कि कितना बड़ा लीडर, ये आपने अपने आप को प्रूफ पहले भी किया, लेकिन इस बार मैंने अकेले आपको हम लोगों ने देखा कि पूरे 7 चरण तक आप अकेले, एक तरफ पूरा सरकार मंत्रिमंडल था, एक तरफ अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता आए थे ये सब झूठ बोलने आए थे। इन्होंने कभी भी डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई पे जवाब नहीं दिया। जो सिलेंडर इन्होंने फ्री बांटे थे उस समय कीमत क्या थी? आज जब वोट मांगने जा रहे तो कीमत क्या है? जिस तरह बेरोजगारी थी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। एक आपने फौज में जो भर्ती उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा नौजवान फौज में जाते थे उसके बारे में एक शब्द नहीं किया। तो जनता समझ गई कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली से धोखा और झूठ बोलने आए हैं। इसलिए जनता ने अपने बुनियादी सवालों पर ही चुनाव को रखा, और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के साथ न केवल नौजवान बड़ी संख्या में आए, बल्कि बुजुर्ग व किसानों ने भी समर्थन दिया, मजदूर भाइयों ने भी समर्थन दिया, बड़े पैमाने पे माताओं बहनों ने समर्थन दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस उनके लिए चली थी, किस तरीके से समाजवादी पेंशन बटी थी। इन्होंने तो झूठ बोला कि हमने लैपटॉप और टैबलेट बांट दिया, सबको स्मार्टफोन बांट दिया। मैं तो याद है कि मुख्यमंत्री जी जाने कितनी सभाओं में कहा कि 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए, जबकि बांटे कुछ भी नहीं इन्होंने। तो इसलिए ये झूठ बोलने वाले थे, धोखा देने वाले थे, और लोकतंत्र में जनता समझ जाती है ऐसे लोगों को, इसलिए जनता ने समर्थन इन्हें नहीं दिया इस बार। हर चुनाव, हर मतदान पे हमने देखा, हर उस चरण पे हमने देखा कि मुद्दे बदलते रहे। जिन्ना से शुरुआत होकर के वो बाद में परिवारवाद और यहाँ तक आए, यूक्रेन तक भी आ गए। आप कैसे देखते हैं कि क्या वजह बदलते रहने? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई पर अपना पक्ष नहीं रखा, बेरोजगारी पे पक्ष अपना नहीं रखा, किसान के साथ जो गन्ने का भुगतान होना चाहिए उस पर पक्ष नहीं रखा, बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा इस पर भी पक्ष नहीं रखा। तो असली सवाल ये था कि आपको असली मुद्दों पे बात करनी नहीं थी, इसीलिए आप वो सवाल उठा रहे थे जिनका जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि जनता उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास को और समाजवादियों के किए हुए विकास पे भरोसा उन्होंने जताया। 10 मार्च के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? और अब आप चूंकि अगर सरकार बनते हैं तो आपका पहला क्या वो रहेगा काम, जो हम कह सकते हैं कि पहले तो मैं परिणाम देखूंगा कि परिणाम क्या आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता 300 से पार समाजवादियों के और गठबंधन को जिताएगी। और आज जो 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, इसमें पूर्वांचल की जनता को मैं भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अपनी जीत का भरोसा और पूरी उम्मीद कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के फेवर में ही आएंगे। तो देखिए, 7वें फेज की वोटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है और उन्होंने चुनाव के लिहाज से 7वें फेज को बेहद महत्वपूर्ण बताया। अब अपने निर्णायक दौर में आ चुका है। अब तक 6 चरणों में हुए मतदान का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में एक मजबूत, अस्थायी और दमदार सरकार बनाने के लिए अब 7वें चरण का मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कुछ भी किया, पूरी श्रद्धा,
और प्रतिबद्धता के साथ किया है। आपके भरोसे का मान रखते हुए हमने जो कहा सो करके दिखाया है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। और न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी ने प्रचंड जीत का दावा किया। इसके साथ उन्होंने एक बात और साफ कर दी। तो सीएम योगी ने बताया है कि उनके लिए कुर्सी नहीं, काम ज्यादा जरूरी है, काम बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुलडोजर को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि देखिए अब 6 चरण का चुनाव लगभग समाप्त हो रहा है और 7वां चरण है और हम इस समय आपकी नगरी में कहूं गोरखपुर में मौजूद है, जहां पर आप महंत बने, संत बने, जहां से आपने सांसद बने और यहीं से आप फिर मुख्यमंत्री भी बने। तो 6 चरणों के चुनाव के बाद मन में क्या आ रहा है योगी जी? देखिए, प्रदेश में जनता जनार्दन का जो अपार स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के मिला है जी। 6 चरणों के जो रुझान हैं वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को अपना प्राप्त करेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। नतीजे अब आएंगे अब से कुछ दिनों में या फिर कहें तो कुछ घंटे अगर हम कहें तो उसके बाद नतीजे आने शुरू हो गए। तो क्या दिल में क्या महसूस होता है कि इस समय आप व्यूअर हमारा ये जरूर जानना चाहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमारे मन में वही है जो जनता के दिल में है जी। मुझे सबसे अच्छा ये लगा पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कि जनता जनार्दन का अपार स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक उस व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी उसके अनुरूप जो क्रियान्वयन हुआ है जी, उसका लाभ बहुत स्पष्ट दिखाई दिया है। और लोगों ने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का ट्रेंड 2014 से चला है कि परिवारवाद को खारिज करना है, जातिवाद, मत और मजहबवाद की राजनीति को खारिज करना है, राजनीति का एजेंडा गरीब तय करेगा, नौजवान तय करेगा, महिलाएं तय करेंगी, अन्नदाता किसान तय करेगा। और जिस भी सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है, जिन पार्टियों ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, वे लोग उसके साथ खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने इस पर कार्य किया है और उनको जनता जनार्दन को का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। बतौर मुख्यमंत्री आपके 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, एक ऐसा कार्य जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए और अगली बारी आएंगे तो जरूर कर देंगे? देखिए, हम लोगों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है और कोई कसक रखते भी नहीं है। हमने 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था जी। एक एक जो मुद्दे थे, एक एक संकल्प को पूरा किया। संकल्प वही जिसका विकल्प नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पूरा किया है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमने लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। एक एक मुद्दे पर सरकार फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, कुछ तो होगा योगी जी जो आपने कहा ना जी, जीरो टॉलरेंस हमने काम किया है, उसी की सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, सुरक्षा के बेहतर कार्यक्रम हुए हैं, सेकंड पार्ट इसी का बुलडोजर भी चलता रहे, ये सभी चीजें उसी का बुलडोजर भी चलता एकदम आगे, सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे।